ब्रिक्स का विस्तार इतना आसान नहीं है। सावधानीपूर्वक फूंक फूंक कर कदम रख रहा है भारत। चीन बहुत बड़ी चाल चलने में लगा हुआ है। ब्रिक्स का एक्सप्लेनेशन हम आपको समझाते हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में होगी। इस दौरान ब्रिक्स के विस्तार के बारे में भी चर्चा होगी और ब्रिक्स में 5 देश रूस, ब्राज़ील, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। इस महीने सभी सदस्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मिलेंगे। इस दौरान ग्रुप को बढ़ाने से जुड़ा एजेंडा भी शामिल हो चुका है। कथित तौर पर 13 देश हैं जिन्होंने इस क्लब को शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अन्य 6 देश हैं जो कतार में लगे हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप की सदस्यता की तरह इसमें भी शामिल होना आसान नहीं है। ब्रिक्स का मामला बेहद पेचीदा है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। चीन लगातार विस्तार की बात कर रहा है और उसका चहेता बच्चा भारत के दुश्मन पाकिस्तान के अलावा और तो कोई हो नहीं सकता। वहीं भारत संतुलन बनाए रखना चाहता है। हालांकि भारत विस्तार का समर्थक है, लेकिन फिर भी इस बात की चिंता है कि चीन का पलड़ा भारी हो सकता है। अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान और वेनेजुएला ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की ही तरह ब्रिक्स को भी पश्चिमी गुट की तरह देखा जाता है। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि ब्रिक्स सदस्य देश डॉलर की जगह व्यापार के लिए अपनी एक मुद्रा जारी कर सकते हैं, जो अमेरिका को सीधे तौर पर बड़ा खतरा मानती है। अमेरिका इसे मानता है। विस्तार पर चल रहा है काफ़ी बड़ा काम और इस पर प्लानिंग भी चल रही है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक विस्तार से जुड़े सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इस पर काम चल रहा है। हम इस पर सकारात्मक इरादे और खुले दिमाग से काम कर रहे हैं। इसके कई पहलू हैं। हमें यह देखना होगा कि मौजूदा ब्रिक्स सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि गैर ब्रिक्स देशों को कैसे जोड़ा जाएगा और तीसरा हिस्सा ये है कि हम ब्रिक्स विस्तार को कैसे देखते हैं। इसका उचित प्रारूप क्या होगा, क्योंकि इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। ब्राज़ील भी चाहता है विस्तार। आज के समय जब रूस कमज़ोर हो रहा है, ऐसे में सतर्क रुख और ज़्यादा ज़रूरी है। और भी ज़्यादा हो गया सतर्कता से आगे बढ़ना। रूस ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार का समर्थन किया है। भारत के साथ ब्राज़ील भी इसके विस्तार को नियमों पर आधार पर जाता है। कोई पर्टिकुलर नियम हो उन पर चाहता है। राष्ट्रपति लूला ने गुरुवार को अपने देश की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, संभवतः इस बैठक में हम पहले ही सर्वसम्मति से तय कर सकते हैं कि कौन से नए देश ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। मेरी राय है कि जितने देश प्रवेश करना चाहते हैं, अगर वे हमारे बनाए नियमों को मानते हैं तो हम उनकी एंट्री को स्वीकार करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जानते हैं तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और उसके सुर में सुर मिलाते हुए POK जो भारत का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, उसको सपोर्ट करता रहता है। तो आपको बताएं कि तुर्की संघ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है भारत का दुश्मन पाकिस्तान। जाने कितना खतरनाक है। कान नाम का एक बनाया जा रहा है, KAAN, तुर्की का घातक जेट बनाया जा रहा है। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह। पाकिस्तान तुर्की के राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम में पार्टनर बन सकता है। तुर्की के डिप्टी रक्षा मंत्री सेलाल सामी तुफैकली ने इस डेवलपमेंट की घोषणा की। कराची में एक छोटे युद्धपोत की लॉन्चिंग के दौरान समारोह भाषण में डिप्टी रक्षा मंत्री ने लड़ाकू विमान प्रोग्राम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इस महीने पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर अपने लड़ाकू विमान कान में शामिल करने के लिए जल्द ही पाकिस्तानी समकक्षों से मिलेंगे। 200 अधिकारी पहले ही इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई मिलिट्री ब्लॉगर्स की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि पाक तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर कान स्टील्थ फाइटर जेट परियोजना में शामिल होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला है। अभी हस्ताक्षर हुए नहीं हैं।
हालांकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने ही इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की। कई रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि तीनों ही देश ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU एक इंटरनेशनल लेवल का दस्तावेज होता है। समय से पहले बना विमान तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के प्रमुख ने शुक्रवार को घोषणा की है कि तुर्की का स्वदेशी लड़ाकू जेट कान दिसंबर में आसमान में उड़ान भरेगा। TAI के जनरल मैनेजर टेमेल कोटिल ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने इसके लिए 27 दिसंबर की तारीख चुनी है। यह फाइटर जेट प्लान से 5 साल पहले तुर्की के आसमान में दिखाई देगा। कोटिल ने कहा कि यह 2028 में तुर्की के इंजन के साथ उड़ने वाला था, लेकिन कम उम्मीद लग रही है। क्या है इसकी खासियत? कान एयरक्राफ्ट 21 मीटर का है और यह 1.8 मैक लगभग 2222 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है। यह 2 इंजन वाला विमान है। प्रत्येक इंजन 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। कान को ऐसा बनाया गया है कि वह उड़ाने में पायलट के अनुकूल रहे, दुश्मन के हमले से होने वाले नुकसान का पता लगाने के साथ साथ नई पीढ़ी के मिशन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा विमान में AI भी लगाए, यह सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा हथियार रखने की जगह जेट के अंदर है। आमतौर पर भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है और चीन को लगा है 440 वोल्ट का झटका। लैपटॉप टैबलेट पर लगाई रोक, जाने कारण और असर। सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए HSN 8741 कैटेगरी में आने वाले लैपटॉप टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर पर रोक लगा दी है। भारत इस निर्णय से ड्रैगन को बड़ा झटका लग चुका है। बता दें कि HSN 8741 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का वह कैटेगरी है जिसमें अल्ट्रा स्मॉल डिज़ाइनिंग वाले कंप्यूटर और सर्वर आते हैं। भारत ने पड़ोसी देश चीन को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चाइनीज लैपटॉप और टैबलेट की आयात पर इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने चाइनीज लैपटॉप ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के साथ टैबलेट अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात को तत्काल से प्रभाव से रोक दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी की गई है। आपको बता दें कि सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए HSN 8741 कैटेगरी में आने वाले लैपटॉप टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर रोक लगा दी है। भारत के इस निर्णय से ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि HSN 8741 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वह कैटेगरी है जिसमें अल्ट्रा स्मॉल डिजाइनिंग वाले कंप्यूटर और सर्वर आते हैं। अभी तक आप बेहद आसानी से इसे इन प्रोडक्ट को बाहर से मंगवा सकते थे, लेकिन सरकार ने रोक लगाने के बाद अब मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल कई बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां चीन जैसे देशों में भारत में लैपटॉप टैबलेट के साथ सर्वर की सप्लाई करती हैं। हालांकि अब मोदी सरकार देश में लैपटॉप कंप्यूटर सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में है, यानी सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्लान बना चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चाइनीज लैपटॉप टैबलेट सर्वर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। सरकार के इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जमकर बढ़ावा मिलेगा और फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इंपोर्ट पर बैन लगाने के बाद इसका असर इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि किसी भी प्रोडक्ट की आयात को प्रतिबंधित करने का मतलब यह होता है कि उस प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए सरकार की तरफ से खास इजाज़त की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कुछ सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ खास प्रोसेसिंग मशीनों को आयात के प्रतिबंध की श्रेणी में रखा है। जय हिंद, जय भारत।
परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पीएचडी गाइड मैक्स वॉन ने आईआईएससी में किया था काम। 15,000 रुपये के साथ रहने के लिए मिला था घर। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पीएचडी गाइड और मशहूर गणितज्ञ मैक्स वॉन बेंगलुरु के आईआईएससी में 6 महीने तक पढ़ाया था। इसके लिए उन्हें काफ़ी अच्छा पेमेंट किया गया था और घर भी मिला था। साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर बायोपिक की इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है और ये मूवी एक गलत चीज़ को दर्शाने के लिए प्रोटेस्ट के घेरे में भी आ गई है। बाइकाट भी चल रहा है। इस फिल्म में परमाणु बम बनाने से लेकर उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओपेनहाइमर के पीएचडी गाइड और मशहूर गणितज्ञ मैक्स वॉन ने भारत में अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बिताए थे। सीवी रमन की कोशिशों की बदौलत वॉन ने बेंगलुरु के आईआईएससी में पढ़ाया था और इसके साथ साथ उन्हें उस टाइम पर 15,000 रुपये मिला करते थे और बंगला भी मिला था। और आपको बताएं, ये जो रकम थी वो कैम्ब्रिज के मानदेय से ज़्यादा थी, जहां वॉन अस्थायी पद पर थे। ओपेनहाइमर के पीएचडी गाइड थे। वॉन साल 1926 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई करने से कई साल पहले ओपेनहाइमर मैक्स वॉन की निगरानी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। ओपेनहाइमर ने गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जाने के लिए कैम्ब्रिज छोड़ दिया था। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी उस समय सैद्धांतिक फिजिक्स के लिए दुनिया की बेहतरीन केंद्रों में से एक था। यहाँ रहने के 3 दशक बाद वॉन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आईआईएससी को थी वर्ल्ड क्लास विद्वानों की ज़रूरत। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईएससी की त्रैमासिक पत्रिका कनेक्ट के अनुसार आईआईएससी की स्थापना की करीब 25 साल बाद 1933 में सीवी रमन को डायरेक्टर बनाया गया था। उस समय संस्थान में 4 डिपार्टमेंट जनरल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के थे। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रिका के दिसंबर 2022 के अंक में बताया गया कि सीवी रमन के मुख्य कामों में फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना करना था, जिसकी सिफारिश सरकार की नियुक्ति 2 समीक्षा समितियों ने किया था। ये समितियां पोप समिति 1921 और सेवल समिति 1931 थी। सीवी रमन ने फौरन फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना कर डाली। हालांकि इसमें वो एकमात्र फैकल्टी मेंबर थे। उन्होंने फिजिक्स में अनुसंधान रिसर्च शुरू किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर बेंगलुरु में फिजिक्स का वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाना है तो इसके लिए वर्ल्ड क्लास विद्वानों की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल सीवी रमन आईआईएससी एटॉमिक फिजिक्स का सेंटर बनाना चाहते थे। 6 महीने के लिए आईआईएससी आए थे वॉन। जब आईआईएससी में डायरेक्टर के तौर पर सीवी रमन का कार्यकाल शुरू हुआ तो उसी समय जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन शुरू हुआ। जर्मनी से यहूदियों को भगाया जा रहा था। सीवी रमन ने हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए भाग रहे मशहूर वैज्ञानिकों को अपने संस्थान में भर्ती करने की रणनीति बनाई और टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जिक्र सीवी रमन ने भतीजे एस रामासेन ने करंट साइंस के एक लेख में किया है। इसके बाद रमन ने वॉन को आईआईएससी में आमंत्रित किया, इनविटेशन किया और उनका अपॉइंटमेंट भी करवाया और इसके लिए उन्होंने कई चिट्ठियों के आदान प्रदान के बाद 17 जनवरी 1935 को वॉन को सैद्धांतिक फिजिक्स में रीडर के पद के लिए नियुक्त पत्र भेजा गया, अपॉइंटमेंट लेटर। यह 1 अक्टूबर 1935 से अगले 6 महीने के लिए एक विशेष नियुक्ति थी। वॉन 28 सितंबर 1935 को अपनी पत्नी हैदी के साथ आईआईएससी पहुंचे थे। हालांकि सीवी रमन ने वॉन को आईआईएससी में स्थायी पद का ऑफर दिया था, लेकिन 52 साल के वॉन उम्र के इस पड़ाव में भारत के क्लाइमेट का हवाला देकर इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो इस भारतीय क्लाइमेट में या परिवेश में नहीं रह पाएंगे। जय हिंद। ज्ञानवापी मॉस्क केस। ज्ञानवापी की छतें तकरीबन 30 फीट ऊंची हैं और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का हॉल ऐसा नज़र आता है जैसे वहाँ सालों से मस्जिद की मरम्मत व रंगाई पुताई नहीं की गई है और इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। ज्ञानवापी में पिछले साल हुई कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान संवाददाता मोहम्मद मोइन नवाज के दौरान कई बार मस्जिद की विवादित जगह पर गए और उन्होंने अंदर की एक जगह को अपनी आंखों से देखा। मंदिर परिसर में नमाजियों को छोड़कर किसी अन्य को अंदर जाने की इजाज़त
नहीं होती। ASI सर्वे के आदेश के बाद देश भर में एक बार फिर से चर्चा का सबब बनी ज्ञानवापी मस्जिद ज़मीन की सतह से तकरीबन 5 मीटर ऊपर है, नीचे तहखाना है और मस्जिद के मुख्य हिस्से तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ का इस्तेमाल भी करना होता है। मस्जिद की पहली मंजिल 3 हिस्से में है। ऊपर की मंजिल के इन्हीं 3 हिस्सों में नमाज अदा की जाती है। सबसे पहले पश्चिमी दीवार के अंदर की जगह है जहाँ पेश इमाम नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं और जलसों की क़यादत करते हैं। यह जगह गुम्बद के ठीक नीचे है। इसके बाद बड़ा सा बरामदा है। एंट्री गेट से मस्जिद में दाखिल होने पर सबसे पहले बड़ा सा आंगन पड़ता है। इसी आंगन से होकर बरामदे और मस्जिद के मुख्य हिस्से तक जाया जा सकता है। मस्जिद के आंगन के बीचों बीच ही वह वजू खाना भी है, जिसके हौज में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसे पिछले साल सील किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद की मौजूदा जगह के जिन हिस्सों में ASI का सर्वेक्षण होगा उसमें वजू खाना शामिल नहीं है। मस्जिद में अभी कोई वजू खाना नहीं है। नमाज के लिए आने वाले ज़्यादातर अकीदतमंद बाहर से ही वजू कर मस्जिद में दाखिल होते हैं। मस्जिद का गर्भगृह और बरामदा मुग़ल कालीन पत्थरों से बनाया गया है। छतें तकरीबन 30 फीट ऊंची हैं और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का हॉल ऐसा नज़र आता है जैसे वहाँ सालों से मस्जिद की मरम्मत व रंगाई पुताई नहीं की गई। मस्जिद के सभी हिस्से में जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगे हैं। हरे रंग के सभी दरवाजे पर प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पर्दे लगे हुए हैं। लाउडस्पीकर बेहद सॉफ्ट आवाज़ में ही बजते हैं। इनकी ध्वनि इतनी ही रहती है कि आवाज़ सिर्फ मस्जिद परिसर तक ही सीमित रहे और बाहर न जाने पाए। मस्जिद के अंदर की पत्थर की दीवारें कई जगह से जर्जर होती भी नज़र आती हैं। मस्जिद परिसर में सुरक्षा कर्मियों के लिए टीन का एक हॉल नुमा कमरा बनाया गया है। इसके साथ ही 2 वॉच टावर भी हैं। मस्जिद के पीछे एक खंडर नुमा बिल्डिंग के अवशेष भी नज़र आते हैं। पूर्वी हिस्से से वजू खाना ज्ञानवापी मस्जिद के सिर्फ पश्चिमी हिस्से में ही पक्की दीवार है। आंगन और पूर्वी दक्षिण हिस्से में कोई दीवार नहीं। इसे लोहे के एंगल से बैरिकेड किया गया है। आंगन के दक्षिण हिस्से के ठीक सामने बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है और नंदी जी की प्रतिमा है। आंगन के पूर्वी हिस्से में वजू खाने के साथ बने हुए शौचालयों की दीवारें हैं। सील वजू खाने के बाईं तरफ के बड़े हिस्से CRPF का कैंप है। इसके बाकी बचे और दाहिनी तरफ के हिस्से में कोई दीवार नहीं। इन हिस्सों को भी लोहे की एंगल के से बैरिकेड किया गया। बाहर का हिस्सा वह रास्ता है जिससे VIP श्रद्धालु गेट नंबर 4 से एंट्री कर बाबा और नंदी जी के दरबार जाते हैं। इसके अलावा मस्जिद के गुम्बद तक जाने के लिए पश्चिमी दीवार के पास एक बेहद पुराना सीढ़ी भी है। यह सीढ़ी इतना खस्ता हाल है कि अब आमतौर पर इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ही गुम्बद तक जाने के लिए आंगन से लकड़ी या लोहे की सीढ़ी का उपयोग किया गया है। मस्जिद के नीचे के हिस्से में आज भी तहखाना है, जिसकी जितनी मस्जिद में है और उसका नीचे का हिस्सा तहखाना है। तहखाने में कई दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे लोहे के हैं और कुछ लकड़ी के हैं। ख़ास मौक़ों को छोड़कर पिछले 3 दशकों से पूरा तहखाना बंद ही रहता है। तहखाने की पश्चिमी दीवार के पास ही खुले हिस्से में 3 मज़ारें हैं। ये मज़ारें किसकी हैं इसके बारे में अलग अलग दावे हैं। हालांकि जिस जगह पर मज़ारें हैं वह हिस्सा बैरिकेड है और वहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस का पहरा रहता है। जय हिंद, जय भारत।